प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे लेक्चर का विषय है भारतीय संविधान का उद्विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ था, वो किन चरणों से होकर के गुजरा? भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के उदय में, भारतीय संविधान के विकास में किन किन तत्वों का योगदान रहा? आज के लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 1608 से लेकर के 1919 तक ये भारतीय संविधान के उद्विकास का पहला भाग है। अगले भाग में हम 1935 के एक्ट पर डिस्कस करेंगे। तो पहले भाग में हम 1608 से लेकर के 1919 तक भारतीय संविधान का विकास किस तरह से हुआ। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1608 में विलियम हॉकिंस ने सूरत में हेक्टर नामक जहाज उतारा। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी भारत में पुर्तगाली जो है वो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गहराई से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय संवैधानिक विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आई थी और 1765 में बक्सर में युद्ध हुआ था, जिसमें कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम को हरा दिया और मुगल सम्राट शाह आलम पूरी तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी वसूल करने के अधिकार थे वो अंग्रेज़ों ने उनसे छीन लिए और इससे कंपनी का प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया। 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इसके बाद जो है कंपनी का धीरे धीरे शासन संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप बढ़ता चला गया और कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जो उस समय पिट इंग्लैंड का जो है प्रधानमंत्री था, एक एक्ट पास किया। कंपनी के प्रशासन में सुधार के लिए ब्रिटिश संसद ने 1833 में एक और एक्ट पास किया। 1857 में भारत ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे भारत के क्रांतिकारियों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से घबराकर 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सीधा जो है इसे ताज के हाथों में रख दिया। 1858 में महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक्ट पारित किया गया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पास किया गया। इसके बाद 1892 में और 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। 1909 के बाद 1919 का अधिनियम पास किया गया। आइए हम सिलसिलेवार जो है एक एक वर्णन करते हैं। सबसे पहले 1608 से लेकर के 1765 तक का संवैधानिक विकास भारत का कैसे हुआ। यानी भारत के संवैधानिक विकास में हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी के रूप में थी और इसकी स्थापना से पूर्व भी भारत में अनेक प्रकार के, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर आया भारत में व्यापार करने के लिए और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। शुरू से लेकर 1765 तक कंपनी ने भारतीय शासकों से कुछ व्यापारिक सुविधाएं लेकर
अपने आप को केवल व्यापार तक सीमित रखा। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। औरंगजेब की मृत्यु से भारत की केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रशासन कमज़ोर हो गया। यहीं से अंग्रेज़ों ने भारतीय प्रशासन में दखल देना आरंभ कर दिया। अंग्रेज़ों ने अपना शासन स्थापित करने की प्रवृत्ति जो है जोर पकड़ने लगी, और उन्होंने जो है भारतीय शासकों में फूट डालने के लिए जो है बीज आरोपित करने आरंभ कर दिए। यानी अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, वो यहीं से शुरू होती है। 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल का शासक नवाब सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेज़ों से पराजित हो गया। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव जो है वो बंगाल का सर्वेसर्वा बन गया। 1763 में फ्रांस की कंपनी के भी पांव उखड़ने शुरू हो गए और मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एकमात्र अधिकार हो गया। 1765 में बक्सर के युद्ध में कंपनी की विजय से कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनके दीवानी वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार के साथ साथ जो है वो उसने प्रशासन में भी रुचि लेनी आरंभ कर दी। कंपनी को पता लग गया कि व्यापार के साथ जो है वो यहाँ पर प्रशासनिक हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, प्रशासनिक नियंत्रण भी धीरे धीरे जो है स्थापित कर सकते हैं। ये नीचे चित्र दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस समय किस तरह से भारत में इन्होंने जो है अपना कदम जारी रखा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन में एक प्रकार की नियमितता को प्रकट करना था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। कंपनी को धीरे धीरे जो है राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की रुचि जो है उनमें जागने लगी। 1773 के एक्ट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। इस अधिनियम की पहली विशेषता है कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर को जो है बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर है वो भी इसके अधीन कर दिए गए। यानी वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। पहले बंगाल का गवर्नर अलग था, बॉम्बे का अलग था और मद्रास का अलग, और बंगाल का जो गवर्नर था उसको बॉम्बे, मद्रास और बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद जो है वो इस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई। इसके साथ कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनका कार्यकाल जो है निश्चित किया गया इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा भारत में न्यायिक प्रक्रिया को दिखाने के लिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके साथ ही कंपनियों के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी है वो किसी प्रकार का निजी व्यापार नहीं कर सकते। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1784 में पीस इंडिया एक्ट पारित किया। पीस इंडिया एक्ट जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर बनाया गया। यानी कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने इसे 1784 में पारित किया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। जो बॉम्बे, बंगाल और मद्रास का यानी भारत का गवर्नर था उसको कास्टिंग वोट का अधिकार दिया गया, निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। इसके साथ साथ अन्य प्रांतों में भी जो है गवर्नर की नियुक्ति की गई। उनकी सहायता के लिए एक एक जो है कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। 1784 के पीस इंडिया एक्ट के पश्चात ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी में सुधार के लिए 1793 में एक जो है एक्ट पारित किया, और 1793 के जो एक्ट है उसमें कुछ सुधार किए गए। उसके बाद इस एक्ट में सुधार के लिए 1813 में भी जो है ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है ये एक्ट पारित किया गया
1853 में, जिसे हम चार्टर एक्ट कहते हैं। एक प्रकार का घोषणा पत्र है, एक प्रकार के लिखित नियम है। चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषता में पहली विशेषता है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर पहले 3 की गई और अब जो है इस एक्ट के द्वारा 3 से बढ़ाकर फिर 4 कर दी गई। दूसरा ये है कि गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, पूरे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में उसे जाने लगा। इस एक्ट के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया यानी 1857 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध क्रांति हो गई और यह भारतीयों के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम माना गया। हालांकि ये स्वतंत्रता संग्राम जो है सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश संसद को यह अंदेशा होने लगा कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लंबे समय तक भारत में शासन नहीं कर सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त किया जाए और उसकी जगह जो है ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद जो है इसको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले। इसलिए 1858 के भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन समाप्त कर दिया गया और सीधा जो है ताज के अधीन कर दिया गया। और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की, जिसे 1858 का भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के मुख्य विशेषताओं में पहली विशेषता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। दूसरा ये कि भारत की सत्ता जो है ब्रिटेन की महारानी को सौंप दी गई और भारत का प्रशासन जो है ताज के नाम पर गवर्नर जनरल द्वारा चलाया गया। तीसरी महत्वपूर्ण ये विशेषता रही इस अधिनियम की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पदों को समाप्त करके उनके स्थान पर जो है भारत मंत्री पद की स्थापना की गई। इस अधिनियम के बाद ब्रिटिश संसद ने एक प्रकार से भारतीय परिषद एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 पारित किया। यानी 1858 के अधिनियम के बाद जो है 1861 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। ऊपर जो है बकिंगम पैलेस दिखाया गया है, जो इंग्लैंड की महारानी का निवास है। ये चित्र दिखाया गया आपको समझाने के लिए। 1861 के परिषद के अधिनियम की व्यवस्था जो है उसमें महत्वपूर्ण व्यवस्था यह है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो 6 की गई और अधिकतम संख्या 12 की गई। तो इस एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या को जो है निश्चित किया गया। इसके साथ साथ जो है परिषद की शक्तियों में वृद्धि के साथ ये प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद के द्वारा जो भी विधेयक पास किए जाएंगे उन पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति अनिवार्य होगी। जैसे वर्तमान समय में केंद्रीय विधानसभा यानी लोकसभा और राज्यसभा के बाद जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है, तभी कोई बिल जो है एक्ट का रूप धारण करता है, यानी विधेयक जो है कानून बन पाता है। उसी तरह से जो है विधान परिषद के द्वारा जो विधेयक पास किए जाएंगे उनके लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति अनिवार्य की गई। बम्बई और मद्रास में भी विधान परिषद की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा की गई। इसके बाद भारत के संवैधानिक विकास में अगला जो महत्वपूर्ण चरण है वो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1892 में भारतीय परिषद कानून पास किया। इस अधिनियम में जो महत्वपूर्ण विशेषता थी कि केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम जो है वो 10 की गई और अधिकतम जो है 20 कर दी गई, और सदस्यों की नियुक्ति का जो टाइम है वो 2 वर्ष जो है निर्धारित किया गया। इस अधिनियम के बाद जो है 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम पास किया गया। भारत के संवैधानिक विकास में
एक बड़ा महत्वपूर्ण चरण जो है 1909 का अधिनियम है। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले जो है उस समय भारत सचिव था और मिंटो जो है वो भारत का वायसराय था। और इन दोनों के नाम पर जो सुधार के नियम बनाए गए, उन नियमों को इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 या मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 इसको बोला गया। और इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन्हें पहली विशेषता है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके इसकी संख्या 69 कर दी गई और इन 69 सदस्यों में 37 सरकारी सदस्यों को लिया गया और 32 जो है गैर सरकारी सदस्य निर्धारित की गई। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है न्यूनतम 16 की गई और अधिकतम 60 निर्धारित की गई। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। वो सिर्फ जो है बजट पर बहस कर सकते थे, वोट नहीं डाल सकते थे उसमें। विशेष वर्गों के हितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की भी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई। तो 1909 का जो अधिनियम है वो भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है, एक महत्वपूर्ण जो है तो वह महत्वपूर्ण कारक है। मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है कि भारत में जो है प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार कैसे किया जाए, जनता पर और भारत के प्रशासन पर जो है ब्रिटिश संसद की पकड़ को कैसे जो है और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। इसके साथ साथ विशेष वर्ग के हितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई 1909 के एक्ट के द्वारा। इंग्लैंड में हाई कमिश्नर की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई और हाई कमिश्नर का मुख्य कार्य है भारतीय व्यापार की देखभाल करना, व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखना और इंग्लैंड में भारतीय विद्यार्थियों की सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देना था। 1909 के एक्ट के द्वारा इंडिया काउंसिल में परिवर्तन किया। भारत परिषद में जो कुछ बदलाव किए गए। इंडिया काउंसिल में कम से कम 8 और अधिकतम जो है वो 12 सदस्यों की व्यवस्था की गई। काउंसिल के 7 सदस्य 7 वर्ष के स्थान पर अब 5 वर्षों तक पद पर बने रहने की भी व्यवस्था की गई। ये जो है चेंज किया गया। 1909 के एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का मतलब जो है धर्म के आधार पर जो है चुनाव लड़ना और धर्म के आधार पर चुनाव का मतदान करना, यानी हिंदू हिंदू को चुनेगा, मुस्लिम मुस्लिम को चुनेगा, सिख सिख को चुनेगा। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास के गैर ब्राह्मणों, बम्बई के मराठों, सिखों को अपने अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट द्वारा भारत में वैश्य मताधिकार की व्यवस्था की गई, यानी एक प्रकार से धर्म के नाम पर जो है भारत के लोगों को जो है बांटने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। भारत के संवैधानिक विकास में जो आज के लेक्चर का आखिरी चरण है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 है। 1919 में भी जो है इंडिया काउंसिल एक्ट की स्थापना की गई। ब्रिटिश संसद ने 1909 के अधिनियम में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इस अधिनियम की स्थापना की गई। इसको भारत के राज्य सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय जो है चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है ये पारित किया गया। इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? इसमें केंद्र में जो है द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, यानी केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। जैसे आज केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है। प्रांतों में जो है दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि की गई, यानी धार्मिक ध्रुवीकरण के द्वारा अंग्रेजों ने जो है एक प्रकार फूट डालो राज करो की नीति के द्वारा जो है भारत के लोगों में सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व देना आरंभ कर दिया। केंद्र व प्रांतीय सरकार के अधिकार क्षेत्र जो है वो निर्धारित किए गए, जैसे कि वर्तमान समय में राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, संघीय सूची है। केंद्र सरकार किस पर कानून निर्माण करेगी, राज्य सरकार यानी प्रांतीय सरकार किन विषयों पर कानून निर्माण करेगी, तो ये जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया।
तो आज का ये हमारा लेक्चर था, भारत का संवैधानिक विकास या संविधान का उद विकास, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास किस प्रकार का है। तो ये जो है इस टॉपिक का पहला भाग है, जिसमें हमने 1608 से लेकर के 1919 तक भारतीय संविधान के विकास में, उसके निर्माण में जिन कारकों ने, जिन ब्रिटिश कानूनों ने, नियमों ने, व्यवस्थाओं ने योगदान दिया, उनका हमने जो है क्रमानुसार बारी बारी जो है उनके ऊपर फोकस किया, उनका जो है डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको? अगर ये पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी प्रकार का कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इसकी PDF लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। So thank you for your